सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, रातों रात पेट्रोल महंगा कर दिया गया। रात को जब सोए थे तो पेट्रोल 138 रुपये था, लेकिन जब सुबह उठे तो पेट्रोल अचानक से 145 रुपये हो गया। 8 रुपये का इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। और वज़ीर आज़म ने अभी कुछ ही दिन पहले ये कहा था, जब उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया था 120 अरब का, तो वो कह चुके थे कि पेट्रोल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि हुकूमत को बहुत बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो हुकूमत ने, जिस तरह मैंने बताया, कि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत अब तारीखी यानी कि 145 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है। मिट्टी का तेल 6 रुपये 27 पैसे इजाफे से अब 116 रुपये 53 पैसे का हो गया है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे का इजाफा हुआ और अब लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत है 114 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर। हुकूमत रवा माली साल पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये से जायद का इजाफा कर चुकी है। 1 जुलाई से लेकर अब तक डीजल 30 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो चुका है। मिट्टी का तेल 34 रुपये 64 पैसे महंगा हो चुका है। 1 जुलाई से लेकर अब तक लाइट डीजल ऑयल 34 रुपये 36 पैसे महंगा हुआ है। वज़ारत ख़जाना ये कहती है कि हुकूमत ने सेल्स टैक्स और पेट्रोलिंग की मदद ज़्यादा दबाव खुद बर्दाश्त किया है। इसके अलावा 5 रोज़ कबल 31 अक्टूबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी को मुस्तरद भी किया था। वज़ीर आज़म ने कहा था कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में ईंधन की बढ़ती कीमतों का बोझ आवाम पर नहीं डाला जाएगा। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत महंगाई के आलमी दबाव के असरात आवाम तक मुंतकिल करने के बजाय शहरियों को रिलीफ देने पर तरजीह दे रही है। 5 रोज़ बाद हुकूमत ने अचानक यू टर्न क्यों लिया और रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद ही पेट्रोल ये 8 रुपये अचानक से महंगा क्यों हो गया? यहाँ मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि जो बात ये की जाती है कि इंटरनेशनल प्राइस, तो इंटरनेशनल प्राइस जो है इस वक्त है 81 रुपये 99 पैसे फ़ी डॉलर, यानी कि ये बैरल प्राइस है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है। तो यहाँ पर ये भी मद्देनज़र रखना होगा, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। अवाम परेशान है कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? क्या रद्द अमल है अवाम का, पहले वो देखिए फिर डिस्कशन करेंगे। क्या गरीब आवाम क्या करेगी, इनको बद्दुआ ही देगी और क्या कर सकते हैं हम लोग। हमें तो पता नहीं, सो के उठे हैं तो कुछ ना कुछ होता। कल चीनी 150 रुपये किलो मिल रही है, क्या करेंगे लोग। बहुत इसने बेजार करते। इमरान खान की हुकूमत बेकार हुकूमत है, जलील है। इसके वजीर इतने बड़ी बड़ी ज़बान है, बहुत बड़ी ज़बानें हैं, काम नहीं करते। जो 30,000 की एक इंजीनियर पे ले रहा है और वो 140 या 138 का अगर लीटर पेट्रोल डलवा रहा है और उसका जो है 30 किलोमीटर दूर अगर ऑफिस है, तो मेरा नहीं ख्याल वो अपनी फैमिली भी चला पाएगा। जीना हराम हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, तो बड़ी मुश्किल से ना गुजारा कर रहे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए सारा दिन काम करके। तो शाम को ना बच्चे कुछ मांगते हैं तो उनके लिए लेके नहीं जा सकते। देखिए, जो आदमी बेचारा मजदूरी करता है, डेली वेजेस पे काम करता है, उसके 5 बच्चे हैं, उसके 6 बच्चे हैं, वो 300 से ऊपर उसका घी का रेट है। चीनी इतनी महंगी है, वो क्या करेगा? आवाम का बेड़ा गर्क हो गया, और क्यों होना, हर चीज़ महंगाई हो गई। चीनी घ्यो खंड है तो आम की जरूरत महंगी हो गई है। जी हाँ, ये आवाम के तासुरात हैं। ये वो आवाम है जिसने तब्दीली को वोट दिया था। हुकूमत बार बार ये कहती है नाजरीन कि लीवी टैक्स हम नहीं ले रहे हैं, सिफर है लीवी, लेकिन लीवी जो आज की कीमत है वो है 9 रुपये 62 पैसे, यानी कि तकरीबन 10 रुपये लीवी टैक्स की मद में वसूल किए जा रहे हैं और दीगर टैक्सेस इसके अलावा हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्या है ऐसी मजबूरी है कि बार बार हमें ये बताना पड़ता है कि जी खित्ते में अब भी पेट्रोल सबसे कम पाकिस्तान में है। जिस तरीके से हमने इंडिया के प्राइस देखे, कल ही मैंने आपको बताया था कि इंडिया में पेट्रोल कम हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में भी पेट्रोल कम है। बांग्लादेश में भी अभी पेट्रोल की कीमत जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। इसी पर ज़रा बात करेंगे। तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करी उज़मा कारदार साहिबा, वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। और नादिर गबोल हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करें, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उज़मा साहिबा, जब बार बार हुकूमत ये कहती है कि हम क्या करें, इंटरनेशनली प्राइस बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनली तो कम हुई है प्राइस, 86 पहुँच गई थी, अब 81.99 डॉलर फ़ी बैरल है। जब प्राइस कम हुई इंटरनेशनली तो हम क्यों बढ़ा रहे हैं? हम कहाँ मजबूर है, हुकूमत कहाँ मजबूर है कि उसको पेट्रोल बढ़ाना ही बढ़ाना है? जी बहुत शुक्रिया सुमैया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में।
चलें आप इंटरनेशनल कीमतों से ना मुआवजा करें। अच्छा। 35 डॉलर बैरल से ये 81 डॉलर पर बैरल चला गया है। जब ये 35 पे था तब हमारा पेट्रोल जो था 1 लीटर 75 का मिल रहा था, और उसके मुनासबत से अब जब ये डबल से भी ज़्यादा कीमत हो गई है तो अब उसके मुताबिक चलें आप कंपेयर कर लें वो कीमतें जो नून लीग के दौर में थी और जो हमारे दौर में है। नून लीग का लेवी टैक्स था 30%, 30% उनका लेवी टैक्स वो लगाते थे। हमारा चले आप कहते हैं चले 10% आप कर लें। अच्छा। उनका सेल्स टैक्स था 17%। अच्छा। हमारा सेल्स टैक्स है 7%। सही है। उन्होंने 550 अरब रुपए लेवी और सेल्स टैक्स के थ्रू कमाए थे। अच्छा। हम लोगों ने 450 अरब का हमने नुकसान किया है। हम हुकूमत ने टोटल लेवी की मद में 50 अरब रुपए कमाए हैं। अब आप मुझे बता दें कि मैं इंटरनेशनल, मैं इंडिया, मैं बांग्लादेश, मैं कहीं और की कीमतों से मैं कंपेयर नहीं कर रही। मैं सिर्फ नून लीग की हुकूमत दौरे हुकूमत की कीमतों में और पीटीआई सर नून लीग की दौरे हुकूमत में अप्रैल 2017 तक 52 रुपए था, उससे ऊपर जाऊं तो 49 रुपए था। उसके बाद अगर मैं 18 की बात करूं, चले हम यहाँ दिसंबर 2017 की बात कर लेते हैं, 61 है। उसके बाद फरवरी में यानी कि 2018 फरवरी में 1 सेकेंड 63 है, फिर 64, फिर 71। ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा है, कम कहीं नहीं हुआ, कहीं पर भी कमी नहीं है। ये बड़ा ही है पेट्रोल अब तक 2021 तक। अब फवाद चौधरी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि अगर हम उनके वाले टैक्सेस अभी तक ले रहे होते तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत 180 रुपए लीटर होती। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा, वो हमने तो लेवी टैक्स कम कर दिया है, सेल्स टैक्स कम कर दिया है। सही सही पॉइंट है। एहसान की बात नहीं है। देखिए हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो नहीं है ना सुमैया। काश के हम पहले भी नहीं थे। हाइडल पावर से डैम्स बनाए होते तो फिर हमें ये तेल की जरूरत ना पड़ती। हमने तो आईपीपी से सबसे महंगी बिजली इन लोगों ने हमारे गले में तोक डाल के चले गए हैं। अब वो कहां से चलेंगे? हमारे पास हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। उस्मान कारदार साहब मैं आऊंगी इस पर, मैं आऊंगी। अभी तो हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हम नहीं है तेल पैदा करने वाला मुल्क, लेकिन जाहिर है जो कीमतें हैं वो फिर भी ज़्यादा हैं। ये कहना गलत है, हुकूमत का स्टेटमेंट गलत है कि खत्ते में सबसे कम यानी कि सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में मिल रहा है, ऐसा नहीं है। नादिर कबूल साहब, हुकूमत अभी भी कम कीमतें बढ़ा रही है, अभी भी ये 145 पर खड़ा है पेट्रोल, ये 180 पर भी हो सकता था। शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब जो हैं उनको ये लगता है कि आप यू टर्न लेते हैं तो आप मजीद और बड़े लीडर माने जाते हैं, और उन्होंने ये बात वाजे की है। आप जिस तरह फरमा रही थी अपने इंट्रो में कि इमरान खान ने अभी चंद दिन पहले ही वादा किया था कि पेट्रोलियम की प्राइसेस मजीद और नहीं बढ़ाई जाएगी, मगर उन्होंने आज फिर एक यू टर्न ले लिया और एक हमें पता नहीं किस चीज़ का जी नादिर कनेक्टेड है, ठीक है। नादिर का कनेक्शन बहाल करते हैं। जब तक मैं ज़रा एक नज़र डालूँ जो कि मैं प्राइस पर डाल रही थी, तो सितंबर की हम बात कर रहे थे कि सितंबर में क्या कीमतें थीं 2021 तक, तो कीमत बढ़ी है। अगर मैं इंटरनेशनल प्राइस की बात करूं तो इंटरनेशनल प्राइस में बिल्कुल कीमतें बढ़ी हैं, और कीमतें बढ़ के जो है हमारे पास जब रिफाइनरी से पेट्रोल आता है तो वो 123 रुपये होता है, लेकिन उसके बाद उसमें टैक्सेस ऐड किए जाते हैं जिसमें डीलर का मार्जिन भी होता है, उसके अलावा लीवी टैक्स भी होता है, जीएसटी भी होता है, और दीगर टैक्सेस के बाद ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है। जब वो टैक्सेस मिल जाते हैं उसके बाद कीमत जो असल होती है वो पेट्रोल पंप पे होती है। वो पेट्रोल पंप मालकान जो है होते हैं उनके पास जो कीमत आती है वो अलग होती है, जो आवाम को बेचा जाता है। अच्छा नादिर जी, आप क्या कह रहे थे? नादिर, आप अपनी आवाज़ का थोड़ा मसला ठीक करें, शायद आपका माइक म्यूट हो रहा है। अच्छा उस्मा साहिबा, अब मैकेनिज्म क्या है वैसे हुकूमत का, क्या सोच रही है हुकूमत? दिसंबर तक जो माहिरीन बातें कर रहे थे कि डॉलर 150 पे जाएगा, वो तो जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या करेगी? देखिए जब पेट्रोल बढ़ता है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल सस्ता होता है तो कीमतें सस्ती नहीं होती हैं, बाकी चीज़ों की वो वहीं की वहीं रहती हैं। पेट्रोल ना भी बढ़े तब भी उन पर असर पड़ता है, तो फिर हुकूमत को कोई मैकेनिज्म तो होगा ना महंगाई कंट्रोल करने के लिए या कीमतें कंट्रोल करने के लिए। देखिए हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस हुकूमत का वो है ही महंगाई,
अपोजिशन जो है वो तो किसी मेरे ख्याल में गिनती शुमार में है नहीं, ना उनकी कोई आपको वो कारकर्दगी नज़र आएगी। महंगाई जो है इसका जिन वापस किस तरह बोतल में डालना है, दिन रात हमारी यही काविश है। हमें प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह हमारा बम्पर क्रॉप हुआ, 3 बम्पर जिसमें चीनी भी शामिल है, उसमें गंदम भी शामिल है, तो ये गई किधर शॉर्टेज क्यों होती है? ये मैं आऊंगी, आपसे पूछूंगी कि क्यों हुई है। चीनी मेरा एक अलग टॉपिक है साहिबा, मैं जरूर आऊंगी इस मौजू पर और आपसे पूछूंगी। हम बम्पर क्रॉप की बातें करते हैं और हमने खुद जो है सबसे ज़्यादा कपास पैदा करने वाला मुल्क वो ख़त्म करके हम कैसे आ गए गन्ने की काश्त पर, उसके बावजूद हमारे पास चीनी नहीं है जी। राना अरशद साहब हमें ज्वाइन कर चुके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। राना साहब, पेट्रोल महंगा होता है जी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। आप लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत ये कहती है तो आपका तो बात करने का बंदा ही नहीं है। ये तो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती है, हम क्या करें? अगर हम आपके वाले टैक्सेस लगाते आज तो 180 में पेट्रोल होता है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून करती थी। क्या जवाब है आपके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ा अहम इशू है, अवामी इशू है। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूँगा, ये बम्पर क्रॉप का मैना जो है कि क्या मैनीज हैं कि जो फसल है वो गन्ना हो तो जिससे बनती है शुगर। सर पेट्रोल अभी पेट्रोल पे रहिएगा, वो ज़्यादा पैदा हुआ। और पेट्रोल आज देखें कि सादक और अमीन साहब जो हैं जाली सर्टिफिकेट लेने वाले फरमा रहे थे कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे और गरीब का एहसास करेंगे, तो फिर आधी रात को ना ओकरा ने समरी मूव की और ना ही कंसर्न डिपार्टमेंट को पता है, तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर 1 रुपए महंगा हो तो वजीर आजम चोर होता है, यहाँ 70 रुपए डॉलर चोर बड़ा, तो फिर वजीर आजम डाकू जमा डाकू की आप डेफिनेशन कर लें। और ये पेट्रोल किसी और ने महंगा नहीं किया, ये 25 जुलाई 2018 को मुसल्लत होने वाले कोविड-19 ने मुसल्लत किया है। आप यकीन करें, देहाती एरिया में लोग भूख से मार रहे हैं, गंदम की फसल की काश्त हो रही है, और जो 146 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है रूरल एरिया में जहां पेट्रोल पंप नहीं है, तो ये 155 रुपए तक पहुंच चुका है। आज का रेट रूरल एरिया में 155। चले मैं आपके पास आती हूँ ना, ये तो आप कह रहे हैं कि जी इतना महंगा हो गया, हुकूमत कहती है आप लोग 30 रुपए लीवी लेते थे, हम तो 10 रुपए लीवी ले रहे हैं। अगर आपकी वाली लीवी रखते तो पेट्रोल और महंगा होता। चले मीर मैक्स साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। मीर मैक्स साहब हमारे साथ मौजूद, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। मीर मैक्स साहब, ये जब भी हम देखते हैं कि हमेशा ये कहा जाता है कोई भी हुकूमत हो कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं वो इस वजह से बढ़ाई जाती हैं कि इंटरनेशनल मार्केट का असर होता है कि वहाँ पर कीमतें बढ़ती हैं तो ज़ाहिर हम पर बोझ पड़ता है। लेकिन आज की कीमत कम है, यानी कि पिछले दिनों से कीमतें कम हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की, उसके बावजूद अगर कीमत बढ़ाई जाती है तो उसके पीछे क्या वजह होती है? पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मैं आपको वो बताऊंगा जो मेरा तज़किया हो। यही मैं चाहता हूं। सब में पहले तो जी कि पेट्रोल की प्राइस को तो पाकिस्तान में डिस्कस ही ना किया जाए। अच्छा, इसलिए कि उस पर हमारा कोई काबू नहीं है, हमारा कोई उस पर ताल्लुक है ना। हम हैज कर सकते हैं ना हम सिर्फ डिफर्ड पेमेंट पे ले सकते हैं, क्योंकि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास स्पॉट पेमेंट देने की प्राइस तक नहीं है। तो हम सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं कि हमें बिलियन 2 बिलियन डॉलर का ऑयल दे दें, इसकी प्राइस हम बाद में पे करेंगे। सेकेंडली, हमारा डॉलर इतना डिवैल्यू हुआ है और ये डबल 2 एज स्वॉर्ड तलवार है दोनों तरफ से। एक तो हमारा डॉलर डिवैल्यू हुआ है और उसके ऊपर से ऑयल की प्राइस $85 तक चली गई थी, अब वो $80 के करीब आई है। तो वो आजकल की प्राइस है, इसका फौरन मतलब नहीं कि जिस दिन इंटरनेशनल प्राइस नीचे आए उसी दिन की प्राइस यहाँ पे भी नीचे आ जाए। दूसरी महंगाई की बात जो है वो बिल्कुल सही है, इस वक्त बेइंतहा महंगाई है। उसकी 2 चीज मेरे ख्याल में वजूहात है। एक तो ये है कि हमारा डॉलर डिवैल्यू हुआ है और हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये हुई है कि कोरोना के दौरान सप्लाई चेन जो है पूरी दुनिया की वो डिसरप्ट हो गई है। जो प्राइसेस वहां पर पूरी दुनिया में है वो बढ़ गई है, उसके ऊपर से शिपिंग की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 400-500% बढ़ गई है।
शिपिंग की। तो जो एक चीज में $1 में चीज आया करती थी शिपिंग में, वो $4 पे अब आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क को बाहर के मुल्कों से इसलिए नहीं कंपेयर किया जा सकता कि वहां पे लोगों की कुव्वते खरीद फिर भी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ, उनके यहाँ इतनी गुर्बत नहीं है, तो उनके पास जब इन्फ्लेशन होती है और उनका तो रुपया मुस्तहकम है, उनकी जो आमदनी है वो हमारे मुल्क से ज्यादा है। बहुत सारे फैक्टर्स, वही मैं कह रहा हूँ, जिनको मेजर्स। अच्छा, मेरे पास वक्त की कमी हो चाहती हूँ, नादिर का मौक़िफ़ आए। नादिर, आप बताइए, अब जो मीर महक साहब का तज्जिया है वो बिल्कुल न्यूट्रल तज्जिया है, अब उस पर फिर अपोजिशन को क्या तनकीद करना बनता है हुकूमत पर? जी, मुझे आप प्लीज देंगे? एक सेकंड, नादिर साहब का मौक़िफ़ आने दें। राना साहब। जी नादिर। भैया शुक्रिया आपका। देखें, जो हमारे स्पेशलिस्ट साहब हैं, जो इकोनॉमी पे जो माहिर हैं, उन्होंने यही तो बोला है कि इमरान खान साहब जो है, ही डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, एनी गेम प्लान नहीं है उनके पास कि आगे उन्होंने मजीद करना क्या है। हमारा सिर्फ मौकफ ये है, अपोजिशन का सिर्फ मौकफ ये है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इकोनॉमी किस तरह स्टेबलाइज करेंगे, तो आप फिर हमारा जान छोड़ दो ना। इमरान खान पहले यही जुमला मैंने सुना नहीं, वैसे आपने सुन लिया होगा उनके मुंह से ही जुमला। मैंने नहीं सुना उनके मुंह से ही जुमला। नहीं कहा भाई, देखिए वो भी इनकार कर रहे हैं। नहीं कहा मैंने। हाँ, वो कह रहे हैं मैंने नहीं गवर्नेंस हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर वेस्टर्न कंट्रीज में सच एज द यूके और द यूएस वो इस्तीफा दे देते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब के दौर में रिकॉर्ड महंगाई हुई है और कोई डायरेक्शन भी नजर नहीं आ रही। ऐसी बातें कह रहे हैं, मिस गवर्नेंस कभी हुई नहीं इससे पहले इस मुल्क में। नहीं, देखें, पहले मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान कोई अमेरिका के या स्विट्जरलैंड के टक्कर का कंट्री था। पाकिस्तान वाज ऑलवेज अ डेवलपिंग कंट्री, इट स्टिल इज, बट पहले फिर भी कोई थोड़ी तो स्टेबिलिटी थी ना। ऐसा तो नहीं था कि आप एक रात सोए सुबह उठे तो पेट्रोलियम ₹8 बढ़ गया, एक रात सोए अगले दिन उठे तो आटा। लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती, हम गरीब मुल्क हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी हमें करनी पड़ेगी प्राइस। तो कर रहा हूँ मैं, आपके जो एनालिस्ट साहब है उन्होंने यही बात की, मैंने यही सुना कि हुकूमत की गलती नहीं है, हुकूमत कुछ कर नहीं सकती। तो अगर हुकूमत ना ओनरशिप ले रही है, ना कोई हमें प्लान ऑफ एक्शन दे रही है, ना कोई आगे की उम्मीद दे रही है, मुझे बोलने दें। मीर महक साहब, बिल्कुल मैं आपको वक्त दूंगी सर, आपकी बात पर ये कमेंट कर रहे हैं। राना साहब, मैं आपको भी वक्त दूंगी सर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बड़ा आम टेक्निकल मामला है। इस टेक्निकल मामले को हमें समझना होगा कि हम एक गरीब मुल्क ज़रूर हैं, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ कहाँ हैं, ये बड़ा आम सवाल है। इस ब्रेक के बाद आके मेहमानों से इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। चीनी की कीमत भी बढ़ गई है। चीनी की कीमत मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ है। ना सिर्फ ये, बल्कि चीनी का बहरान पैदा हो गया है। कई जगहों पर तो चीनी नापैद होकर रह गई है। कराची में आज की कीमत है ₹155 फ़ी किलो। जी हाँ, ये चीनी की कीमत है जो कि पेट्रोल से भी ज़्यादा है। कोयटा में चीनी की कीमत है ₹160 फ़ी किलो। सक्खर में ₹145 फ़ी किलो चीनी फरोख्त हो रही है और कहीं कहीं ये चीनी ब्लैक में मिल रही है। और ये चीनी, ये बताया जा रहा है कि जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके चीनी की कीमतों को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कहाँ है हुकूमत, क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? कहीं पंजाब की खबर देखी थी कि पंजाब में कुछ जगहों पे कार्रवाई की गई है मुनाफाखोरों के खिलाफ, लेकिन ज़ाहिर है सिर्फ पंजाब में कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, पूरे मुल्क का यह हाल है। हमारे साथ राना अरशद साहब भी हैं, मीर महक भी हैं, उज़मा कारदार साहब भी मौजूद हैं, नादिर गबोल भी हैं। उज़मा साहिबा, मैं आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन राना साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राना साहब, मेहरबानी करें, मुझे टाइम दे, मुझे आपने टाइम नहीं दिया, मैं नहीं दिया, मैं सबको टाइम दे रही हूँ सर, सबको। जी बोलिए प्लीज, प्लीज बोलिए, मेहरबानी बोले बोले। अर्ज ये है कि आपने अभी बात की चीनी की, मैं खुद एक जिम्मेदार हूँ। गन्ना लोकल पैदा होता है और बम्पर क्रॉप का लफ्ज मैं इस फसल के साथ भी सुन रहा हूँ। जो 3 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ₹100 की 2 किलो चीनी थी, ये 2018-19 में सब्सिडी देते हैं जहांगीर तरीन को, और इमरान खान ऐसे लहराते हैं कि ये देखें मैंने एक्शन लिया। ये है एक्शन लेने का नतीजा कि आज चीनी पूरे पाकिस्तान में ₹160 की हो। तो शुगर मिल सिर्फ जहांगीर तरीन की है और किसी की नहीं है? इंपोर्ट नहीं हुई, ये चीनी इंपोर्ट नहीं हुई। अच्छा। ये जो माफियाज हैं, हाँ। जो फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट में है, ये ATM मशीनें हैं। अच्छा। जो शौकत खानम को डोनेशन देते हैं। अच्छा। और अरबों रुपए का डाका आवाम की जेब पर मारते हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे बाकी जितनी मुल्क में शुगर मिल्स हैं उनमें से किसी को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ जहांगीर तरीन और दीगर की शुगर मिल्स को फायदा हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं?
समिया मैं ये कह रहा हूँ कि सब्सिडी जो 3 अरब कौमी खजाने से दी गई वो जहांगीर तरीन खुसरू बख्तियार एंड कंपनी को दी गई। ठीक है, उस्मा साहिबा से पूछना सर, क्विकली आगे बढ़ना है। माशाल्लाह हमारे सब मेहमान आज सब हैं, सबको मौका देना है। उस्मा साहिबा जी क्या जवाब है आपके पास? पेट्रोल महंगा, इसकी जिम्मेदार इमरान नियाज़ी है, ठीक है, बाहर से नहीं ठीक है। जरा देखें सुमैया, ये तो ऑटो पे रहते हैं हर वक्त, इनको ये ख्याल नहीं होता कि और भी मेहमान बैठे हुए हैं और ज़रा थोड़ा सा एंकर की रिस्पेक्ट कर लें अगर और किसी की इनको रिस्पेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप सिर्फ ये बता दें कि जरदारी साहब की कितनी शुगर मिले हैं, शरीफ खानदान की कितनी शुगर मिले हैं, और कौन जो है वो सट्टाबाजी में इस मुल्क में मुलव्वस है। हमारे पास इस वक्त 1,30,000 टन चीनी है और 22 दिन का हमारे पास स्टॉक भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सिट्टा ऑर्डर्स हैं, जो डायरेक्ट मिलों पे जाके ये चीनी ले लेते हैं, फिर उसके बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, फिर उसके बाद जब शॉर्टेज पैदा होती है उनके खिलाफ हुकूमत ने कोई कार्रवाई की है? ये बेचते हैं। किसने लेना है? जी बिल्कुल, अब हमारा पूरा राना साहब प्लीज, सबको मौका मिल रहा है। और कई जगह पंजाब राना साहब उनको बात करने दें। वहाँ से चीनी जो है उसको निकाला गया है और उसको हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया है और मुतहर्रक है, क्योंकि हम हरगिज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी की कीमतें कब कम होंगी? अभी 150-55 पे चल रही है, 160 रुपए फी किलो चीनी है। चीनी की कीमतें कब कम होंगी? कोई तरीक़ाकार बना रही है हुकूमत इस पर? जी देखें, अवाम से मेरी ये अपील है कि आपके पास सीएम पोर्टल कंप्लेंट सेल है, आपके पास पीएम कंप्लेंट सेल है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि जी आपकी चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा कीमत पे फरोख्त की जा रही है, तो आप शिकायत लगाएं। ठीक है, चलिए मैम, वो तो लोग कर देंगे। बहुत सारे लोगों की दस्तरस में इंटरनेट नहीं होता, फ़ोन नहीं होता, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता, वो नहीं कर पाते हैं शिकायत दर्ज, लेकिन इस पे हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। मीर मैक साहब, आपके ख्याल में? मीर मैक साहब, हमारे तो क्रैकडाउन शुरू है। ठीक है, आपका क्रैकडाउन शुरू है। मीर मैक साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे नादिर गबोल की बात? छापे मार रही है और छापे मार के ठीक है मैम, पॉइंट आया, पॉइंट टेकन मैम, पॉइंट टेकन। जी राना साहब, अभी आपका टाइम नहीं है सर। मीर मैक साहब जी, मीर मैक, ये इस तरह बात करेंगे तो फायदा ही नहीं है, ये सिर्फ सियासी बातें रह जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहना। और मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ। देखें, जहां पे तनकीद करनी है ना, वहां पे तनकीद करें। जो चीजें, जिन चीजों की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें पीटीआई को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि 100% कंट्रोल करें, जाएं छापे मारें। और जो सब्जेक्ट फूड का प्रोविंशियल है वो सिंध गवर्नमेंट भी करे, पंजाब गवर्नमेंट भी करे, केपी भी करे और बलोचिस्तान भी करे। ये एक न्यूट्रल बात है। जो चीजें पाकिस्तान में उग रही हैं उसका जो प्राइसेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो कहीं से कहीं थोड़ी प्राइसेस रिलीफ दी जा सकती है। हम हर चीज के लिए हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते और हर चीज के लिए हुकूमत को बरी और जिम्मा नहीं छोड़ सकते। सही है। मैं जैसे पहले आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान में एक आम आदमी की इनकम जो है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, $3 पर डे से नीचे है, सब में ज्यादा वो क्रश होते हैं। जो टीवी पे बैठ के आप मेरे जैसे या दूसरों जैसे चीख पुकार करते हैं ना, वो सिर्फ सियासी है, क्योंकि उनको कोई ताल्लुक नहीं है इन प्राइसेस से। 300 रुपए भी पेट्रोल हो जाए वो लैंड क्रूजर में आएंगे। मैं अपनी भी बात करता हूं, मैं इतनी बात करूंगा ओपनली। हम गरीब का अगर ख्याल है ना, तो हम सही तरीके से तनकीद करें। सिर्फ सियासी तनकीद करते रहेंगे ये मुल्क कभी नहीं ऊपर जाएगा। आपने बड़ी अच्छी बात की है सर। भुट्टो साहब ने द वन आई लाइक 70s में भुट्टो साहब ने एक तकरीर में कहा था कि अगर तेल बढ़ गया, तेल की प्राइस बढ़ गई तो मैं क्या करूं, वो अरबों का कसूर है। तो हमारी एक हिस्ट्री रही है दूसरों पे ब्लेम करने की, इसलिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी आके दूसरे को ब्लेम करती है। लेकिन हमें इस ब्लेम गेम से आगे निकलना होगा, एक दूसरे से बजाय पूछने की अपने आप से पहले पूछें, अपने आप का एहतसाब करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है सर। पॉइंट टेकन। नादिर, अभी ये आप पर ये कहा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब सिंध हुकूमत को ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने पहले गंदम को रोका, अब वो गन्ने की क्रशिंग नहीं कर रही है और चीनी की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। कराची में आज 155 रुपए फी किलो चीनी है। कोई कार्रवाई कर रही है सिंध हुकूमत इन मुनाफाखोरों, माफिया के खिलाफ? जी बिल्कुल, मैं इसका आपका जवाब दूंगा, मगर जो आपके गेस्ट ने भी भुट्टो साहब को जो बात एट्रीब्यूट की, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट अगर फॉर एग्जांपल सच भी है तो देखिए वो चीज आप इमरान खान पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमारी जो
Absolute respect for Bhutto साहब. Sorry, I'm interjecting you. तो 110 को क्रॉस कर चुकी थी इंटरनेशनल मार्केट में, आज 70 या 60s में हवर कर रही है। तो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस है हमारे दौर से 2008 से 2013 वाला 81.99 है, में कम हो चुका है नादिर डॉलर जी, मगर कम है, पहले से कम है। एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो सिंध हुकूमत है वो बिल्कुल एक्टिव है, और देखिए हम जितने भी यहाँ पे मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं, दुकानें भी उनकी सील कर लेते हैं। अगर आप क्रशिंग की बात कर रही हैं और अगर आप होल्डर्स की बात कर रही हैं, उनके पीछे भी हम जा रहे हैं। मैं आपको इससे बड़ा क्या एग्जांपल दूं कि सिंध हुकूमत एक्टिव है, काम कर रही है कि हमारा एक एमपीए है जो आपको पता चला कि जोकियो का कत्ल हुआ है, एक नौजवान का, हमारे सिटिंग एमपीए को हमने अरेस्ट किया है। इससे बड़ा क्या एग्जांपल दे सकता हूं मैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब आवाम के साथ मौजूद है, आवाम का ख्याल करते हैं। एग्जाम्पल सेट करने होते हैं, ये हुकूमतों ने एग्जाम्पल सेट करने होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अच्छा इकदाम जरूर है। लेकिन यहाँ बात महंगाई की हो रही है, अगर सुबह महंगाई हो रही है तो सूबाई हुकूमत का काम है कि वो मुनाफाखोरों को पकड़े, क्रैक डाउन करे और बताएं फिगर्स कि आपने कहाँ कहाँ क्रैक डाउन किया है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मा कारदार साहिबा, नादिर गबोल, राना अरशद साहब और मीर मोहम्मद अली साहब, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, मुझे ज्वाइन करें डॉक्टर हसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, उनको हम वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब, ये क्या तरीक़ेकार होता है, क्या मैकेनिज्म होता है जब हम कहते हैं कि जी शुगर मिल्स जो हैं वो मुनाफाखोरी में मुलव्वस होती हैं, वो चीनी रिलीज़ नहीं करती हैं, जिसकी वजह से चीनी की कीमतें बढ़ भी जाती हैं और चीनी जो है वो नापैद हो जाती है। आप ज़रा बताएंगे कि क्या हकीकत क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें मौका दिया कि हम भी अपना मौक़िफ़ आपके प्रोग्राम में पेश करें। लेकिन ये मिसपरसेप्शन है अनफॉर्चुनेटली कि शुगर मिल्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से मुनाफाखोरी करती हैं, या शुगर मिल्स का एक बड़ा ट्रांसपेरेंट किस्म का निज़ाम है। वो जितना गन्ना क्रश करती हैं वो रिकॉर्ड पे होता है, उस गन्ने की पेमेंट की जाती है वो भी रिकॉर्ड पे होता है, फिर उसके बाद जितनी उसमें चीनी बनती है उसका भी मुकम्मल रिकॉर्ड एफडीआर के पास भी होता है, शुगर केन कमिश्नर जो है उनके पास भी होता है, और हुकूमती का जितनी चीनी सेल की जाती है उसका भी तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है जिले इंतजामिया और मुख्तलिफ इदारे। सर, आप मुझे बता सकते हैं, सॉरी टू कट यू, आप मुझे बता सकते हैं कितने मीट्रिक टन जो चीनी है वो तैयार की गई है इस दफा तकरीबन 6.5 मीट्रिक टन जो है वो चीनी तैयार हुई थी, और हमारी ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट भी इतनी ही है। बट अब आप सर, आप रिपीट कर सकते हैं? सॉरी, मैं सुन नहीं पाई, आप रिपीट कर सकते हैं कितने मीट्रिक टन? 6.5 मिलियन मीट्रिक टन चीनी तकरीबन तैयार हुई थी, और हमारी रिक्वायरमेंट भी तकरीबन इतनी ही है। फिर कीमत क्यों बढ़ रही है? देखिए, इस वक्त सीजन का एक एंड है, और ये हमारी जो सीजन तकरीबन एंड हो चुका है, पुराने वाला नया सीजन अब शुरू होने वाला है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 2-3-4 महीने पहले हम मुख्तलिफ मीटिंग्स में हुकूमत को ये बताते रहे हैं कि सीजन के एंड पे कीमतें जो है वो बढ़ेंगी, अगर आप चीनी इंपोर्ट नहीं करेंगे टाइमली तो मुश्किलात पैदा होंगी, उसमें शार्टेज होगी। पिछला जो सीजन है हुकूमत ने जल्दी चलाया था, आपको याद होगा कि तकरीबन 15-20 दिन बल्कि 30 दिन पहले सीजन चलाया था, और उससे हम बार बार कहते रहे कि तकरीबन 3,000 मीट्रिक टन 3 लाख मीट्रिक टन जो है वो चीनी कम पैदा हुई है मुल्क में, और वही कमी है जो हुकूमत को इम्पोर्ट करनी चाहिए। अभी कितनी कमी थी और कितनी इम्पोर्ट करनी थी हुकूमत ने चीनी? देखिए, हुकूमत ने बहुत सारे टेंडर दिए। शुरू में चीनी की इंटरनेशनल प्राइस जो थी वो $390 थी फी मीट्रिक टन, फिर उसके बाद ये 400 में गई, फिर 500 में गई, अब ये 600 पे पहुंच गई। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई, हुकूमत के लिए भी चैलेंजिंग था कि इतना पैसा कहाँ से अरेंज किया जाता फॉरेन एक्सचेंज में, और चीनी लाई जाती, और फिर वो अगर मसलन 3-4-5 लाख अगर ऑर्डर दिए हैं तो मंगवाई 3 लाख है। तो ये अब जो गैप हुआ है डिमांड एंड सप्लाई में, अनफॉर्चुनेटली ये उसकी वजह से कीमत बढ़ी है, और इस वक्त आवाम को अगर पिछला सीजन टाइम पे चलता, ये 3 लाख की कमी ना होती मीट्रिक टन की, तो शायद आज ये सूरत हाल हमें ना देखनी पड़ती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर। डॉक्टर हसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, हमारे साथ थे। बहुत ही ब्रीफली बता दिया कि कहाँ प्रॉब्लम हुई, कितनी मीट्रिक टन हमने चीनी तैयार की, कितनी हमें इंपोर्ट करनी थी, कीमत बढ़ने की वजह क्या हुई। हुकूमत की बर वक्त जो एक फ़ैसला लेने की एक तरीक़ेकार होता है कि उसने फ़ैसला लेना होता है
कि किस वक्त पे आपने चीनी को इंपोर्ट करना है और किस तरीके से कीमतों पर काबू पाना है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई कोताही हुकूमत की नज़र आ रही है। अब हुकूमत को इस चीज़ का तयन करना होगा कि जहाँ उनसे गलती हुई है तो उसको गलती को सुधारा जाए और कीमत आवाम के लिए जो है वो कम मुकर्रर की जाए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और ज़राए ये कह रहे हैं, एक अहम खबर ये है कि आर्जी जंगबंदी के लिए हुकूमत और करदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मफाहमत हो गई है। ये बड़ी अहम खबर है और अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो खित्ते पर इसके क्या असरात पड़ेंगे। अभी कुछ ही रोज़ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए इस बात का बिल्कुल कहा था कि जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। और अब ये खबर ज़राए ये कह रहे हैं कि कुछ पेशरफ्त हुई है, मुख्तलिफ ज़राए से ये बात सामने आई है कि अफ़गानिस्तान का जो जनूब मगरबी सूबा खुस्त, वहाँ पर तकरीबन 2 हफ्तों से फ़रीक़ैन के दरमियान ये बातचीत हो रही थी और बराह रास्त बातचीत के बाद एक मफ़ाहिमत जो है वो हो गई है। बार बार पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ये कहता है कि दाइश और तहरीक तालिबान ख़तरा हैं ख़ित्ते के लिए, और ये बार बार ये बात की गई कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात से बात की जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद दाइश ख़तरा अब तक सरों पर मंडला रहा है, क्योंकि पिछले दिनों अफ़गानिस्तान में जो धमाके हुए उसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली थी। दाइश यकीनन खित्ते के लिए ख़तरा है, लेकिन खित्ते के दीगर ममालिक इस पर क्या बात कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान इस पर अपना क्या रोल अदा कर सकता है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और आपको बता दें साथ ही साथ कि जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है अभी भी वो ज़ाहिर स्टेबिलिटी की जानिब नहीं है, और वो स्टेबल होना इसलिए ज़रूरी है कि जब वहाँ पे अमन होगा, वहाँ स्टेबिलिटी होगी, तो ज़ाहिर इसका असर दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं उन पर ही पड़ेगा। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह देख रहे हैं, ज़ाहिर ज़राए की खबर दे रहे हैं कि अगर बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि जो आर्जी जंगबंदी थी उसकी हुकूमत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मफाहिमत हो गई है। मफाहिमत और ख़ास तौर पर दाइश का जो मामला है, इन दोनों चीज़ों को लेकर किस तरीके से पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा आपके ख्याल में? मौजूदा हालात जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी मसाइल का तूफ़ान और मसाइल का अंबार और मसाइल के पहाड़ बरपा हैं, उस हालात में ये जो ज़राए ख़बर दे रहे हैं, इससे तो पहले इशारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपने ख़ुद अपने इंट्रो में बताया कि टर्किश टीवी के सामने उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हमारी नेगोशिएशन चल रही है और हम सरेंडर वो करने को तैयार हैं। अगर उस बात को बुनियाद बनाई जाए तो इसमें ज़राए की इस गुफ्तगू में, इस बात में हकीकत कुछ मालूम होती है, लेकिन जो आगे तफसीलात आ रही हैं उसमें पहले तो देखना ये है कि ये इस मुल्क के लिए बेहतर है। देखिए, किसी चीज़ को भी ये गर्दानना कि मुल्क की बेहतर है ख़राब है, उसकी मारूफाती हालात को देखना पड़ा है। एक तरफ हमारे दुश्मन है इंडिया, दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान को भी हम पहले की तरह या उससे ज़्यादा दुश्मन बना लें, तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि दानाई वाली बात नहीं है। लेकिन इससे बड़ा नुक्ता ये पैदा होता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि 2002 में तकरीबन वजूद में आई और 2007 में उसे 13 ग्रुप्स ने ज्वाइन कर लिया, और वो ग्रुप बड़े ही हार्डन किस्म के ग्रुप्स हैं जिन्होंने दहशतगर्दी काफ़ी की हुई है। उसमें लश्कर जंगवी भी है, उसमें मूसा ग्रुप भी है, उसमें जमातुल अहरार भी है, जो हिज़्बुल अहरार भी है, बाकी लोग भी हैं। उसके बाद 2008 में उन्होंने बैत कर लिया बैतुल्ला मसूद से, और वहाँ सारे इकट्ठे हो गए। आपने देखा कि किस तरह के हमारे यहाँ ट्रक बारूद के उड़ा दिए जाते थे बैरिट के सामने और मुख्तलिफ जगहों पर, और जो नुकसानात हमारे हुए हर रोज़ वहाँ यहाँ दर्जनों, कभी कभी 50-60 अफराद जहाँ बहक हो जाते थे। एक तो ये, दूसरा ये है कि जब हमारे नेशनल एक्शन प्लान के बाद जब मिलिट्री ने ऑपरेशन किया, बहुत खूबसूरत ऑपरेशन किया, वो जो 4 पॉइंट्स थे जो कि हमारी फौज के हवाले किए गए थे, उन्होंने वह अपना सिक्का मनवा लिया। ये और बात है कि हम उसकी पजीराई नहीं कर सके दुनिया में, अब उसकी बात तो अपनी जगह पर, लेकिन जो बाकी 16 पॉइंट थे उस पर अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से दहशतगर्दी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुई, और वो अवामिल अभी भी शामिल हैं। तो अब देखना यह है कि हम क्या इस चीज़ को दोबारा अपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस, कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर हम वो सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन जमील साहब, असल सवाल तो ये है ना कि मफाहिमत अगर ऐसे हो जाती है या हो रही है या हो गई है, तो इसके खित्ते पे कैसे असरात पड़ेंगे? और ख़ुद पाकिस्तान जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है, अमन के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इस अमन को कायम करने के लिए अगर हम इस तरह की कोई कोशिश कर रहे हैं तो उसके असरात कैसे होंगे?
नहीं, उसके असरात तो देखिए हमारे लिए तो जो हमें गारंटीज मिलेंगी, जैसे हक्कानी ग्रुप ने, सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने खुद महसूस होता है, क्योंकि वो बीच में पड़े हैं, वो उनको लेके आ रहे हैं, तो महसूस होता है कि जब इतनी ताकतवर कुव्वत बीच में पड़ के और उनको मफाहमियत के लिए, आपको याद होगा कि जब प्रिजनर जब छोड़े गए वहाँ से अफगानिस्तान से, जब अफगान तालिबान ने वहाँ अपना टेक ओवर किया, उसके बाद 800 से ज़्यादा 865 864 के करीब टीटीपी के अफराद थे। हमने बड़ा कहा कि हमारे हवाले कर दें, हमारे हवाले नहीं किया गया। और हम इस बात को समझते हैं, जबकि अफगान तालिबान और टीटीपी दोनों ऑक्युपाइड फोर्सेस के खिलाफ लड़ते रहे हैं और काफ़ी अरसा लड़ते रहे हैं, इसीलिए उन्हें दहशतगर्द तंजीम करार दिया 2010 में अमेरिका ने और 2011 में बरतानिया ने। तो अब देखना यह है कि इंटरनेशनली हम इसको कितना बर्दाश्त कर सकेंगे। नेशनली महसूस होता है, जो गारंटर बीच में पड़े होंगे या पड़े हुए हैं, जो महसूस हो रहा है, तो उससे मालूम होता है कि अमन की एक किरण तो नजर आती है। लेकिन इस नेगोशिएशन में अभी तो बहुत सारी कहते हैं, देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप and they are still trying to work out a package. Exactly, अभी बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होना भी बाकी हैं। तो जमील साहब, दाइश जो कि ज़ाहिर खतरा है खत्ते के लिए, ख़ास तौर पे अगर हम हालिया दिनों की बातें देखें, जो दाइश ने हमले किए अफगानिस्तान में, वो भी सबके सामने हैं। दाइश का मौजूद होना अफगानिस्तान की सरजमीन पर, वो भी खत्ते के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान से कह रहा है कि दाइश के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएँ। क्या किया जाए, ख़ास तौर पर इसको लेकर पूरे खत्ते के ममालिक को क्या करना होगा? देखिए, इस वक्त तालिबान को अगर आप स्ट्रेंथन करें तो दाइश का मामला काफ़ी हद तक मध्यम हो सकते हैं या ख़त्म भी किए जा सकते हैं। अब तालिबान को अगर आप 75% बजट कार के उनके हाथ में बांध के बैठा दें, जब वो गवर्नमेंट ही ना चला सकें और जब वो अपने ज़राए को इस्तेमाल न कर सकें, तो जाहिर है उनकी कमज़ोरी आ जाएगी। दाइश का जहाँ तक मामला है, दाइश जाहिर है उसी सरजमीन से के लोग हैं ज़्यादातर, तकरीबन सारे, और वो अपने अपने मोहल्लों में और अपने अपने गाँव में चले जाते हैं। ये तो नहीं बताते हैं कि हम दाइश हैं, हम कौन हैं, और बाद में स्प्लिंटर ग्रुप के तौर पर एक्शन करते हैं, फिर चले जाते हैं। लिहाजा ज़रूरी ये है कि अफगान गवर्नमेंट, उसके तमाम अपने इदारे मजबूत होंगे, तो अफगान तालिबान फिर अपनी कुव्वत साथ मिला के उसको काबू कर सकते हैं। जब टीटीपी भी अगर वो भी अपने एक्शन जो हमारे खिलाफ छोड़ देगी करना, तो दाइश को भी इसमें कोई तक़वियत नहीं मिलेगी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करे, क्योंकि दो बड़ी कुव्वतें पाकिस्तान से अगर मिल जाती हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या ये दस्तूर और पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान में जो आर्टिकल जो उसमें दिए हुए हैं बड़े वाज़े हैं, वो भी जरूर देखने होंगे। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब तक इमदाद को रोका जाएगा अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान मजबूत कैसे होगा। बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान, मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे पीर को मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।